Hi, good evening, Rajat bhai. Hi, Kaustubh. How are you? I am fine. How are you? Yeah, just let me wear the earphones. Okay, guys. तो रजत भाई का इंट्रोडक्शन सबको पता है कि उन्होंने दिल्ली के लिए, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तराखंड के लिए रणजी ट्रॉफी खेले हैं। और आईपीएल में तो सबने देखा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स में उनकी जो बॉलिंग, लेग कटर्स, ऑफ कटर्स बहुत फेमस हो चुकी थी। और ऊपर से उन्होंने इतने साल आईपीएल खेले हैं और फर्स्ट क्लास में उनके 10,000, नॉट ओनली फर्स्ट क्लास, इवन T20 लिस्ट है, सब मिला के 10,000 प्लस रन है और 400 प्लस विकेट्स है। और इफ यू कैन से दैट ही कैन बी अ लेजेंड ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि इतना कोई मैचेस खेलता नहीं, इन्होंने 100 प्लस फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रहती है। हार्डली कोई इतना मैचेस खेलता है, तो डोमेस्टिक में 100 प्लस फर्स्ट क्लास खेलना तो बहुत बड़ी चीज है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप 100 फर्स्ट क्लास मैच खेले। तो हम जैसे जो यंगस्टर्स है उनके लिए एक आप इंस्पिरेशनल हो कि आप इतने साल खेले हो। और फिटनेस फिटनेस जो आप खुद फंक्शनल पैटर्न्स के ऊपर आप अपने ह्यूमन बायोमैकेनिक्स का जो कोर्स किया है, तो आप बता सकते हो। हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। और आपको सबको बताना चाहो कि रजत भाई ने जब दिल्ली रणजी ट्रॉफी जीती थी, तो वो मैच में सेंचुरी मारी थी। और वो सीजन उनका 500 प्लस रन और 25 विकेट भी थे। तो रजत भाई, वो सीजन के बारे में जरा बताएंगे हमें। वो सीजन एक्चुअली गोल्डन पीरियड था अपने दिल्ली क्रिकेट टीम का। वो कहते हैं ना कि सीजन स्टार्ट होने से पहले एक आपकी एक फीलिंग सी होती है, और वो फीलिंग हमारे अंदर ये थी कि हम सभी अच्छा कर रहे थे। कोई भी ऐसा नहीं था टीम के अंदर जो रन ना कर रहा हो, सिर्फ एक बंदे को छोड़ के मैं कहूँगा, क्योंकि उस टाइम पे वीरेंद्र सहवाग जो कभी कभी आते थे, खेलते थे। तो वो सीजन जितनी बार भी वो आए, वो ज़्यादा देर विकेट पे, क्रीज पे टिक नहीं पाते थे। बट अदरवाइज वो बहुत अच्छा कर रहे थे और कंसिस्टेंटली इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे थे। तो हमारा उस सीजन का बेस्ट पार्ट यही था कि हमें ये पता था कि हमें कम करना है और किस पोजीशन से कम करना है। हम हारे हुए मैचेस भी जीतने की काबिलियत रखते थे, और सिर्फ एक मैच जो था, जो हिमाचल के अगेंस्ट हमें फॉलो ऑन मिल गया था, वो, पर हम हारे नहीं थे वो मैच। वो हम फर्स्ट इनिंग लीड हम हार गए थे, बट वो मैच एक तरीके का हमारे, एक वो कहते हैं कि एक झटका लगना बेटर रहता है, वो एक तरीके से हमें झटका लगा था। उसके बाद हम काफी बेटर हो गए थे, और उसके बाद फिर हम, मेरे ख्याल से कोई भी मैच ऐसा नहीं था जो हम हारे। ग्रेट ग्रेट। और अभी लॉकडाउन कैसे चल रहा है आपका? दिल्ली में कैसा पोजीशन है? दिल्ली की पोजीशन, इंडिया में नंबर 4 पे हैं हम अभी, मेरे ख्याल से, या थर्ड पे हैं। बट महाराष्ट्र नंबर 1 है। तो खराब है, हर जगह ही खराब है, और इस टाइम दिल्ली में भी खराब है। थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। और लॉकडाउन डेफिनेटली फैमिली का टाइम है। एक मैं कहूँगा कि लोग ये ज़रूर कहते हैं कि ये लॉकडाउन का पीरियड है, सबके लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किलें ज़रूर हैं, बट जब ये लॉकडाउन का पीरियड निकल जाएगा, और डेफिनेटली आप ये हमेशा याद रखेंगे कि एक लॉकडाउन का भी पीरियड था और आपने अपनी फैमिली को टाइम दिया था। और तो आप नया चीज क्या सीखे लॉकडाउन में? देखिए, लॉकडाउन में मैं क्या हूँ कि मैं ह्यूमन बायोमैकेनिक स्पेशलिस्ट हूँ, जैसे आप ये ऑलरेडी बता चुके हैं। और क्या है कि इस कोर्स के अंदर बहुत डीप जाना होता है हमें। बायोमैकेनिक्स जो हम ट्रेनिंग में हमारे इंडिया में है ही नहीं। और मैं हमें अपनी खुद की ये जो हम सीख कर आते हैं, जब मैं क्या कहते हैं, इस कोर्स में 2 बार जा चुका हूँ। थर्ड मैंने जाना था, बट लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका था, और अब मुझे थर्ड जो बायोमैकेनिक्स लेवल 3 है वो करूँगा मैं, जब सब सिचुएशन सही हो जाएंगी। तो उसमें हमें प्रैक्टिस करते रहनी पड़ती है, फिटनेस के मामले में, इंजरीज के मामले में, मूवमेंट्स के मामले में, क्या क्या मूवमेंट्स करनी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। और उसके लिए मैं अपनी एक्सरसाइजेस करता रहता हूँ। और वो मैंने उसमें काफ़ी मेरे को टाइम मिला इस लॉकडाउन के पीरियड में। और कंसिस्टेंटली मैंने अपने आप के अंदर, अपने अंदर चेंजेस देखे हैं मूवमेंट्स के हिसाब से। तो वो चीज़ मैं कहूँगा कि एक ये फ़ायदा हुआ है मुझे कि मैं फिटनेस से काफ़ी ज़्यादा जुड़ गया इस लॉकडाउन के पीरियड में। ग्रेट ग्रेट। तो हाँ, आपका जो आईपीएल सीजन था, हाँ। जो नाइट राइडर्स में आप इतने साल खेले, तो आपका क्रिकेट करियर चेंज कहाँ से हुआ? एग्जैक्टली कहाँ से हुआ? आईपीएल से हुआ कि उसके पहले से ही आपका अच्छा चालू था?
अब मेरा क्रिकेट कैरियर देखिए ऐसा है कि क्रिकेट कैरियर तो मेरा कभी चेंज हुआ ही नहीं। मैं परफॉर्मेंस करता था, बस यही था कि नेशनल साइड में कभी मुझे मौका नहीं मिला। नेशनल साइड क्या, एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भी मुझे मौका नहीं मिला, किसी ने बुलाया नहीं। अच्छा। बट क्या था कि मैं परफॉर्मेंस देता रहता था डोमेस्टिक में। और सबसे मेरा जो रोल था वो ये था कि भी टीम जब भी किसी मुश्किल सिचुएशन में हो, उसको उसको बाहर निकालूं मैं, उसको उसमें उसमें हाँ। कोशिश ये करें कि मैच जीतें। और उसके लिए मैं जाना जाता था दिल्ली के अंदर कि भाई अगर टीम फंसी होगी तो हमें उसको उस सिचुएशन से निकालना हो। तो ये मेरा रोल था टीम के अंदर। जब पार्टनरशिप बिल्ट हो रही है तो उस पार्टनरशिप को तोड़ना, और वो उसकी वजह से मैं काफ़ी मशहूर हो गया कि हाँ यार नहीं, ये इसको बॉल पकड़ाते हैं, ये पक्का आउट करेगा किसी को। तो वो मैं कंसिस्टेंट बेसिस पे कर पा रहा था। तो फिर मेरे को उस चीज़ के लिए मुझे एक आइडिया था कि हाँ यार ये मेरा रोल है, और मैं उसी रोल में प्ले करता था उसको। ओके, तो आपको याद है कि हम खेले थे सामने बीकेसी में, बीकेसी में जो दिल्ली नहीं। वर्सेस मुंबई मुंबई मैच, तब तभी हम खेले थे, आपको याद है? जिसमें जहीर भी खेला था। हाँ, जहीर, हाँ सहवाग, शायद गंभीर मेरे सब को खेले थे। याद नहीं रहेगा क्योंकि हाँ मेरे जल्दी को आउट हो शायद गया। थोड़ा, हाँ नहीं अभी नहीं मैं, मैं, हाँ बोलिए बोलिए। मेरे को याद वही मैचेस रहते हैं जिसमें मैं परफॉर्म करता हूँ। तो जिसमें नहीं परफॉर्मेंस मेरे, नहीं हुई वो मेरे को याद हाँ नहीं रहते। हाँ, नहीं मतलब नॉर्मली कैसे रणजी ट्रॉफी में प्रिपरेशन होता है, तो सब लोग मतलब वसीम भाई बात कर रहे थे कि अ, बाकी जो भी बॉलर्स है वो आपको लूज बॉल देंगे, पर रजत भाटिया ऐसा बॉलर है कि वो एक ही जगह से दोनों स्विंग करते रहेगा और वो लूज बॉल देगा नहीं। तो मैं तभी आपका मतलब जो पहली बार एक्सपीरियंस था रजत भाटिया के बारे में अबाउट बॉलिंग, तो भी वो नया एक्सपीरियंस था मेरे के लिए, ये बॉलर उधर डालते रहेगा तो कुछ अलग करना पड़ेगा। और वो मैच में मैं आशीष नेहरा को आउट हुआ था गली में, मैं ट्राई कर रहा था, नॉर्मली पॉइंट बैकवर्ड रहता है, वो मैच में पॉइंट सीधा रखा था और मैं मारने गया था, मतलब आशीष भाई ने राउंड द विकेट डाला था और मैं वो गैप निकलने गया और और थोड़ा डैम विकेट अच्छा। था तो गिर के अंदर है, नॉर्मली वो ऑफ कटर डाल रहे थे वो पीछे पे डैम था करके, तो वो गिर के ऑफ कटर डाला तब मालूम नहीं सीम हो गया और अंदर आया, तो थोड़ा फाइन गया, तो गली ने डाइव मार के कैच पकड़ा था। तो वो मैच में आपका एक्सपीरियंस बॉलिंग में देखा था, क्योंकि नॉर्मली कैसे क्रिकेटर्स आउट हो जाते हैं और बाद में मैच देखते नहीं, इंटरेस्ट नहीं रहता। तभी मैं देख अच्छा। रहा था कि कौन कैसा बॉलिंग डाल रहा है, और तभी मतलब आपका नाम तो बड़ा ही था, मतलब हार्डली 5-6 साल पहले कुछ तो बात है, 5-6 साल पहले की बात है। हाँ मुझे ये तो याद है कि जहीर खेला था। और थोड़ा बहुत मुझे थोड़ा बहुत याद है, मेरे ख्याल से 30 ऑड रन मैंने बनाए थे। विकेटों का मुझे याद हाँ, नहीं है। बड़ा स्कोर नहीं हुआ था मैच में, वो 250 समथिंग, दोनों टीम का ऐसे 200 या 300 के आसपास ही स्कोर था, बड़ा हाँ स्कोर हाँ नहीं था। हाँ। तो शायद ओके, वो तो गौतम खेला था मैच, मेरे ख्याल से हाँ, गौतम गौतम गंभीर। गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग सब खेले थे, वो आपका फुल ऑलमोस्ट फुल सेट था वो। ओके ओके ओके, मुझे इतना ध्यान नहीं है फिर भी। बट आप ये बहुत था सारे कि याद है। मैचेस खेले ना, तो याद नहीं है। नहीं मैंने कहा ना कि जो परफॉर्मेंस किया वो मैच याद रहेगा, जिसमें हाँ। परफॉर्म नहीं होता वो मैच फिर मेरे को याद नहीं रहता। ओके ओके, तो आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? कौन से एज से आप फर्स्ट क्लास खेले थे? मतलब मुझे मालूम है कि आप बहुत यंग थे, तभी तभी से फर्स्ट क्लास, तमिलनाडु से स्टार्ट किया था फर्स्ट क्लास खेलने? हाँ मैं तमिलनाडु, क्योंकि मैं एमआरएफ पेस फाउंडेशन में सिलेक्ट हो गया था, और फिर वहाँ पे मुझे बहुत टाइम बिताना पड़ता था पेस फाउंडेशन के अंदर। तो वो यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन नहीं था, मेरा स्कूल खत्म हुआ था, यहाँ कॉलेज में एडमिशन यहाँ पे मिल नहीं रहा था, क्योंकि वो हम्म। इतने टाइम के लिए आपको अलाउ नहीं करते। मार्च मार्च से लेकर सितंबर तक आप पेस फाउंडेशन में होते थे, और जब सीजन स्टार्ट होने वाला होता था तब वापस आते थे। तो फिर मैंने यही बेटर किया कि यार मैं चलो मैं उधर का ही ट्राई करूँ। वहाँ की मैंने लीग क्रिकेट देखी, वो बहुत अच्छी थी, और मुझे लगा कि यार जब क्रिकेट अच्छी खेलने को मिलेगी तो मेरी क्रिकेट इंप्रूव होगी, मैं परफॉर्मेंस दूंगा। तो मैंने फिर वहीं से स्टार्ट किया, वही जर्नी मेरी वहीं से स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वहाँ से खेला, इंडिया अंडर 19 में वहाँ से खेला, हाँ। जबकि मैं 1 साल अंडर 19 खेल के दिल्ली से जा चुका था। कॉलेज मैंने वहाँ से फिनिश किया, बट मुझे फिर वहाँ जॉब नहीं मिली थी। तो जॉब ओके। के लिए मेरे को यहाँ पे इंडियन एयरलाइंस ने मेरे को ऑफर की, मैं फिर यहाँ पे आया। और फिर तमिलनाडु का रूल था कि भाई आप एक बार आपको जॉब मिल जाती है तमिलनाडु के बाहर तो फिर आप खेल नहीं सकते। ओके। और फिर मैं वहाँ से छोड़ के इधर आया, इधर एक साल का कूलिंग पीरियड हुआ, और फिर मैं स्टार्ट हुआ यहाँ पे खेलना। बट फिर मैं धीरे धीरे अपनी जगह बनाता चला गया। फिर तो जर्नी इसी तरीके से चली मेरी क्रिकेट की। तो फिर उसके बाद तो फिर आईपीएल 2008 में आ गया था। तो आईपीएल का एक्सपीरियंस और डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल में क्या डिफरेंस रहता है?
मतलब जो भी आप T20 डोमेस्टिक में खेले हो और आईपीएल में क्या डिफरेंस होता है, प्लेयर्स जो भी इंटरनेशनल है दोनों में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि जो लोग आईपीएल नहीं खेले, जैसे हम जैसे प्लेयर है जो आईपीएल नहीं खेले या फिर जो इंटरनेशनल नहीं खेले, तो उनको एक्सपीरियंस नहीं रहता कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स दोनों में से क्या डिफरेंस रहता है, वो लोग स्पेशल क्यों रहते हैं। तो वो आप बता सकते हो कि आप वहां पे खेले हो। देखिए, आईपीएल में जब मैं आईपीएल खेला तब मेरे को भी बहुत अलग सी फीलिंग थी इस चीज़ की, भाई किस तरीके से आईपीएल चलता है। बट जब आप आईपीएल खेलते हैं तब आपको आपका कंपटीशन उन प्लेयर्स के साथ हो जाए जो दूसरी कंट्री के हैं, अपनी कंट्री के हैं, अपनी कंट्री के वो प्लेयर्स हैं जो इंडिया खेल रहे हैं, दूसरी कंट्री के वो प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं। तो उनके साथ जब आप अपना कंपटीशन करते हैं तो आपका फिर ये होता है कि यार अगर आप परफॉर्म करो तो आपका अपना खुद का स्टैंडर्ड पता चलता है। तो मेरा क्या था कि मैं जब स्टार्ट हुआ था तो एज अ बैट्समैन ही था। जब मैं आईपीएल में, कभी किसी को पता भी नहीं था इतनी पेस का बॉलर भाई चलेगा नहीं आईपीएल के अंदर 101%। ये आज की डेट में कोई मेरी तरीके का बॉलर आएगा तो उसको ज्यादा से ज्यादा एक सीजन ट्राई करेंगे, उसके बाद उसको घर भेज देंगे, उसके बाद उसको ऑप्शन में कोई पिक नहीं करेगा, क्योंकि वो फेथ नहीं है। तो मेरा अच्छी बात ये थी कि मेरे कप्तान मुझे वो मिले जिनको मेरे पे विश्वास था, उनको ये पता था कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे को ये आइडिया समझ में आ गया कि आईपीएल को खेला कैसे जाता है। स्मार्ट क्रिकेट होती है, आपको स्मार्ट बनना है। मेरी पेस पे चौका या मेरी पेस में चौका मारना या छक्का मारना इजी इतना नहीं। आसान नहीं था, क्योंकि हाँ, उसमें बैट्समैन को अपनी पावर यूज करनी पड़ती है। जो फास्ट बॉलर होता है उसमें आपको ज्यादा पावर यूज नहीं, आपको टाइम करते हो बॉल को। तो मेरे को आइडिया समझ में आया कि यार अगर मैं थोड़े कटर्स डेवलप कर लूंगा तो शायद और मुश्किल होता चला जाएगा। और इंडिया की उस टाइम का जो टाइम होता है जब आईपीएल होता है, तो उस टाइम पे ज्यादातर विकेट्स जो है वो डिट्यूरेट कर रही होती है। वो एक सर्दियों में से हम गर्मियों में जा रहे होते हैं, हाँ, खासकर पिच ड्राई खासकर होती अगर है। आप, हाँ वो ड्राई होती चली जाती है, उनके ऊपर से घास निकल। और वैसे ही वो पूरा सीजन खेलने के बाद उन विकेटों पे जब मैचेस होते हैं तो आपको घास नहीं मिलती है। तो वहां पे आपको कटर्स ही यूज करने पड़ेंगे, स्लोअर वन यूज करने पड़ेंगे। तो फिर मैंने उस चीज को डेवलप किया, मैंने प्रैक्टिस की। बैटिंग में मुझे पता था चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 या 2 साल आईपीएल खेलने के बाद मुझे आइडिया हो गया चांस नहीं मिलेगा ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी जो डोमेस्टिक इंडिया खेल रहे होते थे, जो इंडिया खेल रहे होते थे, जो बाहर के फॉरेन प्लेयर्स होते थे, वो पहले बैटिंग करने जाएंगे। या तो फिर कोई एक ऐसी टीम हो जो आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी, आपको पिंच हिटर भेज दिया कि भाई जाओ आप जाके चलाओ पावर प्ले के अंदर। वो भी बहुत कम टीमें थी जिन्होंने ट्राई भी किया, उसके बाद फिर कभी यूज किया नहीं, अगर परफॉर्म आपने किया भी। तो थोड़ा ये है कि बस आपको स्मार्ट क्रिकेट भी नहीं, आपको अपनी लिमिटेशंस, आपको अपनी स्ट्रेंथ को जानना है और आपको उसी हिसाब से काम करना है। ग्रेट ग्रेट। और जो आपके जो स्लोअर वंस है, मतलब अभी मैं भी एज ग्रुप में ओपनिंग में फर्स्ट एंड मीडियम पेस डालता था। बाद में मैं जैसे ओपनिंग बैट्समैन में जितना अच्छा करते गया, बाद में मैंने इतना बॉलिंग पे ध्यान नहीं दिया। जब मतलब रणजी ट्रॉफी में भी पार्ट टाइम बॉलिंग डालता था, और अभी भी मैं जब भी T20 और एक खेलता हूँ, सेम जैसा आपका बॉलिंग है वैसे ही मैं भी यूज करता हूँ। स्लोअर वन और लेग कटर, ऑफ कटर, यॉर्कर, मतलब जो भी है वेरिएशन, मतलब हम एक टाइप के, पर आप बेटर बॉलर हो उसमें। ओके। तो फिर आप मुझे बताओ कि दिल्ली क्रिकेट में और बाकी के जो क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि दिल्ली क्रिकेट मतलब नॉर्मली 20 ओवर, 25 ओवर, 30 ओवर की मैच खेलते हैं, तो ये सच है क्या? देखिए, यहाँ पे जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं वो 40 ओवर्स का होता है या 45 ओवर। इस 2 दिन के मैचेस तो यहाँ पे दूर दूर तक अब आपको नहीं दिखेंगे ना। पहले भी मुझे याद नहीं है कि हम यहाँ पे 2 डेज का मैच कभी खेलेगा। एक साल यहाँ पे लीग क्रिकेट स्टार्ट हुई थी तो कंपनीज ने कंप्लेंट करना स्टार्ट कर दिया था कि यार 2-2 कौन आएगा, दिन एक ही दिन में इसको खत्म कराओ। यहाँ की जो लोकल क्रिकेट है ना, वो यहाँ के जो टूर्नामेंट्स है वो फिर भी बेटर है। जो लीग का स्टैंडर्ड है वो बहुत हल्का है। वो हल्का इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि क्वालिटी क्रिकेट की नहीं है। प्लेयर्स अच्छे होंगे बट क्रिकेट की क्वालिटी कब अच्छी होती है? जब बॉल्स ठीक तरीके से यूज हो, अंपायरिंग ठीक तरीके से हो, टाइम पे मैच स्टार्ट हो। यहाँ पे ये चीजें थोड़ी कम देखने को मिलती हैं। टाइम पे मैच स्टार्ट नहीं होता, बॉल क्वालिटी 1 साल 1.5 साल में थोड़ी बहुत बढ़ी है, ग्राउंड की विकेटें इतनी अच्छी होती नहीं है, कोई ग्राउंड बहुत दूर होगा। तो दिल्ली क्रिकेट जो मेन है वो छोटे ओवर्स की क्रिकेट है। दूसरा, यहाँ पे जो ग्राउंड है वो बहुत छोटे हैं। आपको कोटला में, फिरोजशाह कोटला में मैचेस जो होंगे वो कम मिलेंगे हाँ, खेलने को। तो इधर उधर अगर आप खेलने जाओगे तो वहां पे आपको ज्यादातर विकेटें ऐसी मिलती हैं कि जो बहुत पाटा होती हैं और कंचे वाली बॉल होती है, जिसमें वो सॉफ्ट लेदर बॉल नहीं होता, वो ग्लेस बॉल होता है। वो हार्ड जल्दी बॉल। पुराना भी नहीं होता। हाँ, जो बेसिकली ग्लेस होता है उस पर, वो हार्ड बॉल होता है। तो हाँ, वो फिर बैट पे अच्छा आता है। तो मतलब स्ट्रगल है, बट आपकी एक मतलब बैट्समैन डोमिनेटिंग टाइप बन जाती है क्रिकेट। और छोटे हाँ, ग्राउंड होते हैं, आप फ्लिक करने लेग साइड पे मारने जाते हो, टॉप एज लगता है, इधर छक्का। पॉइंट के ऊपर छक्का हो जाता है। तो यहाँ पे उन उन ग्राउंड से जब आप खेल के जब आप
ऊपर की क्रिकेट जाके खेलते हैं तो आपको ऐसा लगता है ग्राउंड बहुत बड़ा है, मैं इस पर रोक लूंगा, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। बट यहाँ पे ओके ज्यादातर छोटे ओवर्स के मैचेस होते हैं। ओके। अगर किसी व्यूवर्स को कुछ क्वेश्चन पूछना रहेगा तो पूछ सकते हो, क्रिकेट रिलेटेड और फिटनेस रिलेटेड। तो हम अभी आते हैं बायोमैकेनिक्स, ह्यूमन बायोमैकेनिक्स के ऊपर। तो ये फंक्शनल पैटर्न का आपके दिमाग में कब आया है? फंक्शनल पैटर्न तब आया जब मेरे को ये दिखा कि यार यहाँ की जो इंडिया की जो फिटनेस का हिसाब किताब है वो बहुत हिला हुआ है। जब मैं खुद इतना ज्यादा इंजर्ड होता था और मेरे को ये लगा कि यार मैं तो सब चीजें ट्राई कर चुका हूँ, अगर कोई ऐसा बंदा है जो चीजें नहीं, जिसने ऐसी चीजें ट्राई नहीं की हैं, या फिर कोई ऐसा कोई मेथड मुझे देखे जहाँ पे मुझे लगे कि हाँ यार नहीं, तो मैं ट्रेनिंग के लिए मेरे को ये दिखा कि यार चलो क्रिकेट जब ओवर होगी तो कुछ ना कुछ तो करना है, तो ट्रेनिंग का ही क्यों ना मैं देखूं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बहुत था कि इंजरीज क्यों आती है, बार बार बंदा क्यों इंजर्ड होता है। तब मैंने एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी का देखा, मैंने कहा यार ये चीज तो मैं इतने टाइम से करता आ रहा हूँ, इसकी कोई सेंस बनती नहीं है, ऑलरेडी प्लेयर बहुत इंजर्ड हो रहे हैं, ग्राफ ऊपर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा लूप होल है, बहुत बड़ा फ्लॉ है। तब मैंने एक बंदे की बात था जो नॉडी एगुलर करके, जो हमारे फंक्शनल पैटर्न के सीईओ हैं, वो जब बात करते थे, उनकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगता था कि इनकी बातों में बहुत सेंस है, मतलब बात लॉजिकल करते हैं। जैसे क्रिकेट के अंदर अगर कोई बंदा आपको क्रिकेट के बारे में बताता है और अगर वो लॉजिक वाली बात ही ना करे तो आपको लगेगा यार ये क्या बातें कर रहा है। तो ज्यादातर ऐसा ही होता है कि जब फिटनेस के अंदर भी यही है कि आप ट्रेनिंग करते हो, कोई भी एक्सरसाइज करते हो, वो एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो, उसका रीजन जानना बहुत जरूरी है। क्या ये एक्सरसाइज एग्जैक्ट। हमारे लिए यूजफुल है या फिर ये हमारे लिए ठीक नहीं है, क्या ये क्रिकेट से रिलेट करती है या ये किसी और स्पोर्ट से रिलेट करती है। तो हमारे यहाँ पे मेथड जो यूज किया जाता है वो मेथड है वो ट्रेडिशनल लिफ्टिंग का बहुत ज्यादा, ओलंपिक लिफ्टिंग का बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा टॉप हाँ। क्रिकेटर्स जो हैं उनके, अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाओ या आप फेसबुक अकाउंट पे जाओ या फिर डोमेस्टिक के जो टॉप क्रिकेटर्स हैं या आईपीएल के टॉप क्रिकेटर्स उनके जाओ, वो वही एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं जो इतने टाइम से हम करते हुए आए और अब वो कर रहे हैं। बट अगर आप इंजरी का ग्राफ देखोगे, इंडिया का इंजरी का ग्राफ बहुत बढ़ चुका है। तो मुझे ये लगा कि फिटनेस वाइज आपको ये चेंज करना पड़ेगा मेथड, तभी मैंने ये बायोमैकेनिक्स का कोर्स किया। ट्रेनिंग में हमारे बायोमैकेनिक्स है नहीं, क्रिकेट स्पेसिफिक रिलेटेड ट्रेनिंग है नहीं। तो फिर मैंने उस चीज को सबसे पहले अपने ऊपर अपनाया, क्योंकि मैं एक साल में खेला ही नहीं था क्रिकेट बिल्कुल। उसके बाद फिर मैं जब खेलना स्टार्ट हुआ, मुझे अपना खुद डिफरेंस महसूस हुआ, बॉडी के अंदर इंजरीज बिल्कुल कम हो गई। और जो ये एज कौन जो सी एज की बात है? ये है कौन सी एज अराउंड, की बात? ये अराउंड 3 या 4 साल पहले की बात है। ओ, तब मैं राजस्थान से खेलने गया हुआ था और मैं 2 साल राजस्थान के लिए खेला। बट क्योंकि मेरे फैमिली में किसी की डेथ हो चुकी थी तो फिर मेरे को वापस आना पड़ा और मैं खेला नहीं उसके बाद राजस्थान के लिए। बट प्रॉब्लम क्या होती थी, जब भी मैं सीजन खेलता था मैं इंजर्ड हो जाता था और फिर ओके। इंजरी के साथ ही सीजन में खेलता था। तो मेरे को, जब मैं फिर उसके अगला सीजन नहीं खेला, मुझे लगा कि यार मेरे को क्रिकेट ज्यादा नहीं, मेरे को अब थोड़ा सा ट्रेनिंग के बारे में सोचना चाहिए। तो फिर मैंने ट्रेनिंग करनी स्टार्ट की। ट्रेनिंग में मुझे मैं नीदरलैंड गया कोर्स करने, फिर कुवाई गया, हवाई का सेकंड लास्ट आइलैंड है, यहाँ से बहुत दूर है। यहाँ पे बायोमैकेनिक स्पेशलिस्ट 1, बायोमैकेनिक स्पेशलिस्ट 2 और फिर मैं बायोमैकेनिक स्पेशलिस्ट 3 भी करने वहाँ पे जाऊँगा। तो फिर मैंने जब आके देखा, मैंने देखा कि यार हम तो बहुत बहुत गलत चीज़ें करते हैं और वो अभी भी वो कंटिन्यूटी पे है, वो अभी भी वही सब चीज़ें हो रही हैं और इंजरीज का ग्राफ बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसलिए मैंने फिर ये कोर्स किया। ओके, तो आपको क्या लगता है, मतलब इंडिया ने ये सब जगह स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, अगर इंडिया के अंदर ये सब चीज़ें अगर आएंगी तो आपको खुद पता चलेगा कि क्या फ़र्क है इसके अंदर। ये बिल्कुल भी ट्रेडिशनल लिफ्टिंग से रिलेटेड नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात, मैंने बहुत लोगों ने मेरे से पूछी है कि क्या फ़र्क है फंक्शनल पैटर्न की एक्सरसाइजेज में और ये वो। देखिए, हम जिम क्यों करते हैं? हम जिम इसलिए करते हैं ताकि हम फील्ड के अंदर, क्रिकेट फील्ड के अंदर मूव बेटर हो सकें, ठीक है। तो हम स्ट्रेंथ पाने के लिए हम जिम का वर्क लेते हैं। बट क्या होता है कि जब हम जिम में जाते हैं, हम जितने भी वेट्स उठाते हैं तो हमारे वेट्स उठाने का तरीका इस तरीके का है कि हमारी वर्टिकल स्ट्रेंथ तो हमें आती है, जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर वेट उठाते हैं तो हम वर्टिकल स्ट्रेंथ जनरेट करने की कोशिश करते हैं। बट जब हम ग्राउंड पे मूव करते हैं, हम हॉरिजॉन्टल वे में मूव करते हैं, तो हमारा मूव करने का तरीका जो है वो ग्राउंड में डिफरेंट है और ट्रेनिंग का तरीका बहुत डिफरेंट है। इसलिए जब भी हम वो वाली एक्सरसाइजेस करते हैं जिसमें वर्टिकल स्ट्रेंथ होती है बट बाकी प्लेन ऑफ मोशंस यूज नहीं होते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बॉडी उसके लिए तैयार नहीं होती है। ग्राउंड में आते ही जब आप बैटिंग करते हैं, आप बैट्समैन है, आपको पता है जब आपको छक्का मारना होता है तो आपकी बॉडी को पूरा रोटेट करना होता है छक्का मारने के लिए। हम्म। बॉलिंग में भी यही है, रोटेशन बहुत जरूरी है। फील्डिंग में भी यही है, जब आप थ्रो करते हैं तब रोटेशन होती है आपकी थ्रो मारने में।
तो ये सब चीजें इसलिए हैं क्योंकि रोटेट बॉडी को करना ही है, बिना रोटेशन आप कोई भी काम नहीं कर सकते। बट ज्यादातर ट्रेडिशनल लिफ्टिंग के अंदर रोटेशनल एक्सरसाइजेस है ही नहीं। हम ट्रांसवर्स प्लेन, जो ट्रांसवर्स प्लेन में रोटेशनल एक्सरसाइजेस होती हैं, उस प्लेन ऑफ मोशन में एक्सरसाइजेस करते ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम भेड़ चाल में चल रहे हैं। ज्यादातर लोग इंस्टाग्राम पे एक एक्सरसाइज देखते हैं और वो एक्सरसाइज कौन कर रहा है, ओह ये टॉप स्टार टॉप क्रिकेटर कर रहा है, ये वाली एक्सरसाइज कल मैं जिम में करूंगा, और वो एक्सरसाइज करके अगले दिन वो इंस्टाग्राम अकाउंट पे डालता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो उस एक्सरसाइज का उसको यूज भी पता है, या ये नहीं पता कि वो उस एक्सरसाइज से उससे क्या प्रॉब्लम होती है। क्योंकि प्रॉब्लम जिसके अंदर ज्यादा है, बॉडी में कंप्रेशन क्रिएट होने लग जाता है, आप ग्रेविटी के साथ अगेंस्ट हो जाते हैं। वेट्स जब आप ज्यादा उठाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बैक प्रॉब्लम और जॉइंट्स की प्रॉब्लम आनी बहुत मतलब आएगी। क्योंकि जब आप ग्राउंड में भागेंगे दौड़ेंगे तब आपकी ये टॉर्सो रोटेट होगी, जब उस तरीके की एक्सरसाइजेज आप करते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी हो गया कि भाई मेरे को ये बताना कि क्या फंक्शनल पैटर्न में क्या डिफरेंस है एक्सरसाइजेज में। ओके, तो एक क्वेश्चन है सुहास का, व्हाट वाज योर सीक्रेट टू बोल द सेम लाइन एंड लेंथ कंसिस्टेंटली, हाउ हार्ड डिड यू प्रैक्टिस? See, I played a lot of tournaments when I was playing in Delhi. So the secret was actually that I never used to miss any kind of tournaments which my company was playing, Air India. You know, it used to be Indian Airlines and then it became Air India. And still I'm playing consistently for Air India. I don't like missing any tournament which is like, you know, Air India, if it's going to anywhere outside Delhi also, there also I go and play. All the local tournaments I play. Last season I played almost all the tournaments, all the matches. So that is one of the secrets what I always tell people, that whenever you play with a motive to improve, not to just to play cricket. ओके, तो आप कभी टाइम शील्ड खेले हो क्या? नहीं, मैंने फॉर्म जरूर भरा है बट मैं खेला नहीं। ओके, नॉर्मली मैंने देखा है कि मतलब दिल्ली के प्लेयर्स, तभी शायद आपका टूर्नामेंट रहता कि पता नहीं, मतलब यहाँ पे बहुत कम आते हैं टाइम शील्ड के लिए स्पेशली। एयर इंडिया की टीम टाइम शील्ड में है, वो खेलती है। हाँ। बट चक्कर है कि हमारे जोन्स बटे हुए हैं। वो ये है कि जो एयर इंडिया वेस्ट है वो डिफरेंट है और एयर इंडिया नॉर्थ डिफरेंट है। तो हम यहाँ के टूर्नामेंट्स खेलते हैं, वो वहां के। तो हमारे यहाँ के जो लड़के हैं वो कुछ जाते हैं वहां पे खेलने, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे भी टूर्नामेंट चल रहे होते हैं तो हम जा नहीं पाते। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। How to become biomechanic specialist in India? No, there is no biomechanic specialist in India. I am the right now. I am the only one, and there is one more guy who is actually Nikhil Lad. He's from Mumbai. He's biomechanic specialist 1. I am biomechanic specialist 2. So we are the only two guys who are right now biomechanics. There is no biomechanics in training. They have never introduced biomechanics in training. There is only strength and conditioning. And strength and conditioning, you have it. There are certain levels. Till then, you have to go to NCA, and I think what they are doing is actually not going to give any kind of improvement in any kind of fitness. I think the injuries bound to happen if you want to use that kind of formula in cricket. अगर किसी को बायोमैकेनिक्स स्पेशलिस्ट बनना रहेगा तो क्या कर सकते हैं? इसके कोर्स अभी हुआ था मुंबई के अंदर, जो इसका सबसे पहला लेवल था। उससे पहले 10 वीक ऑनलाइन होता है, तो वो 10 वीक ऑनलाइन बाय करना पड़ता है। इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, क्योंकि बॉडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बॉडी कोई आसान नहीं है इसको पढ़ना। किसी बंदे की वॉक करने के तरीके से अगर आप उसकी इंजरीज को बता पाए तो वो चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है। तो जब मैंने ट्रेनिंग की, देखिए जो ट्रेनर्स है ना हमारे, वो किसी को भी, हर बंदे को एक ही तरीके के फॉर्मूले की ट्रेनिंग कराते हैं। हाँ। बट आप बैट्समैन है, आपका रोल डिफरेंट है। आप लेफ्ट हैंडर है, राइट हैंडर है, कौन से बैट्समैन है, तो उस तरीके की आपका पहले रोल जानना बहुत जरूरी है। फिर आपके भागने का तरीका क्या है, तो उस चीजों को ऐड करना, उन चीजों को करना, वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो बायोमैकेनिक्स के लिए आपको फंक्शनल पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। उनके कोर्सेज रन होते रहते हैं। इंडिया में लास्ट ईयर अक्टूबर में हुआ था या सितंबर एंड में हुआ था, और वो 10 वीक ऑनलाइन, ह्यूमन फाउंडेशन, फिर बायोमैकेनिक्स 1, बायोमैकेनिक्स 2, फिर बायोमैकेनिक्स चलता रहता है। ग्रेट। कौशिक मिश्रा का क्वेश्चन है, सर सम टिप्स फॉर मीडियम पेस बॉलर्स। रिलेटेड टू व्हाट? देखिए मैं अपनी तरफ से अपनी टिप्स बताऊं। देखिए
आप ये समझिए कि अगर आपकी फिटनेस क्या है, फिटनेस के बारे में मैं फास्ट बॉलर्स की कहूंगा, क्योंकि फास्ट बॉलर सबसे ज्यादा इंजर्ड होते हैं। फिटनेस। तो फास्ट बॉलर्स के लिए सबसे बहुत जरूरी ये है कि वो रनिंग को इन्वॉल्व जरूर करें अपने उसमें, क्योंकि रनिंग्स के साथ हम अपने जो ये रनिंग का जो इसका हिसाब किताब है, इसको हमने बहुत कम कर दिया है। और क्या होता है कि जब हम अपने रनिंग को कम कर देते हैं और स्ट्रेंथ पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो हमारे भागने के तरीके वो बदलने स्टार्ट हो जाते हैं। पुराने क्रिकेटर्स इंजर्ड कम इसलिए होते थे क्योंकि वो भागते ज्यादा थे। भागते थे, हाँ। वो भागते बहुत थे, 20-25 राउंड तो ग्राउंड के बड़े आराम से भाग लेते थे वो। चाहे वो कपिल देव पाजी हो, चाहे वो चेतन शर्मा जी हो जो हमारे हरियाणा के क्रिकेटर हैं, चाहे वो हमारे दिल्ली के कोई क्रिकेटर, वो भागते बहुत थे। तो उस टाइम पे जिम नहीं होता था, तो वो भागने में उनका भागने का तरीका बहुत बेटर था, इस वजह से वो इंजर्ड है। तो भागने में जैसे कहते हैं ना कि टेक्निक बहुत अच्छी होनी चाहिए, वैसे भागने की टेक्निक बहुत जरूरी है। अगर आपकी उसकी होगी, अगर आपकी हर बॉडी का पार्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा जब भागने के टाइम पे, फोर्स ट्रांसमिशन बॉडी के हर मसल पे इक्वली जाएगा, तो आपके इंजरीज के चांसेस कम होते चले जाएंगे। तो मेरा हिसाब है कि रनिंग को इन्वॉल्व जरूर रखिए अपनी भागने में। मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैं मतलब पहले जिम फ्रीक नहीं था। नॉर्मली रनिंग मेरा फिटनेस में, रनिंग में बहुत अच्छा था। फ्लेक्सिबिलिटी में मतलब मैं हाइपर फ्लेक्सिबल। पहले सब लोग बहुत फ्लेक्सिबल रहना अच्छा था, तो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पूछना है, क्योंकि मेरा शोल्डर सर्जरी हुआ था। मैं ऑलमोस्ट इंग्लैंड से आ रहा था यूके क्रिकेट खेल के, और तभी मुझे पेन चालू हुआ था। और मैं यहाँ पे रन्स कर रहा था, बैटिंग में प्रॉब्लम नहीं आ रहा, सिर्फ बॉलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो बॉलिंग बंद किया था, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा था। तो वो टाइम में मुंबई के टीम में मैं आया था वापस से, मेरा 4th सीजन था मुंबई के लिए। और फिर हाँ, जब टीम में मैंने बताया कि फिजियो को कि मेरा शोल्डर पेन कर रहा है, तो एमआरआई निकाला, 50% लेबरल टेयर आया था। तो बाद में मुझे बोले कि ओवर फ्लेक्सिबल होना भी अच्छा नहीं रहता है। तो आपको क्या लगता है उसके बारे में? देखिए, इसको वर्ड कहते हैं हाइपर फ्लैसिड। हाइपर फ्लैसिड क्या है बेसिकली? ये क्या है कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग में बिलीव करते हैं, ठीक है। जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेच करते हैं, तो आप ये समझिए कि आपके साथ आपके पास मैं 2 रबर दे देता हूं आपको, लूप बैंड या रबर बैंड दे देता हूं। अगर आप किसी बैंड को हर रोज स्ट्रेच करेंगे तो वो लटक सा जाएगा वो वाला बैंड, ठीक है। और फिर क्या होगा कि उस बैंड के टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके। क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है कि बहुत लड़के बहुत ज्यादा स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेचिंग में इतना ज्यादा विश्वास है उनका। और सबसे वर्स्ट चीज क्या है कि हम इंडिविजुअल मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, क्योंकि मसल्स तो पूरी चेन में बंधी हुई है। हमारी बॉडी में कोई भी मसल ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो। यहां तक कि हमारी जो सबसे छोटी उंगल हाथ की और सबसे छोटी उंगल पैर की, वो भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है बॉडी में। तो हमें मसल्स को एक चेन में स्ट्रेच करना चाहिए, बट हम क्या करते हैं, हम उसको आइसोलेटेड वे में स्ट्रेच करते हैं, और वो एक प्रॉब्लम है। और वो फिर क्या होता है, वो लटक सी जाती है। जब उनको कॉन्ट्रैक्ट होना होता है, जैसे आप समझिए कि आप अगर बाइसेप करते हैं तो आपकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, आपकी बाइसेप का मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और पीछे वाला ट्राइसेप मसल लंबा होता है। वैसी सेम हमारी लात का मसल है। जब क्वाड मसल जब वो लंबा होता है तो हैमस्ट्रिंग मसल छोटा होता है, जब क्वाड्स मसल छोटा होता है हैमस्ट्रिंग मसल लंबा होता है। तो वो कॉन्ट्रैक्शन भागने में जब हम इंडिविजुअली स्ट्रेच करते हैं, कई लोगों को आपने देखा होगा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करते रहते हैं, तो उनके हैमस्ट्रिंग टूटने के चांसेस उतने ही बढ़ते चले जाते हैं। और इसलिए जब वो भागते हैं वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता नहीं और वो टूट जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको स्ट्रेचिंग कम और फेशिया रिलीज ज्यादा करना चाहिए। फेशिया रिलीज क्या है? वो बेसिकली आपके जो नॉट्स होते हैं, जो आपके लिगामेंट्स या आपकी मसल्स में बंधे होते हैं फेशिया में, उनको खोलते हैं। और बहुत सारे लड़के फेशिया रिलीज करना भी नहीं आता उनको, तो ये बहुत टेक्निकल हो जाएगा समझाना कैसे करेंगे फेशिया रिलीज। तो उसके लिए फंक्शनल पैटर्न की आप यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वीडियोस हैं फेशिया रिलीज के बारे में, आप उनको देखिए। ज्यादातर वो आपको ये भी बताते हैं, क्योंकि रिसर्च करनी आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी के लिए कुछ चाहते हैं तो आपको रिसर्च करनी बहुत जरूरी है उसके लिए। तो यूट्यूब पे फंक्शनल पैटर्न के काफी ज्यादा रिलीजेस हैं, रिलीजेस को आप फॉलो कीजिए, आप देखिए आपको कैसा फर्क सा महसूस होता है। जितना आप फेशिया रिलीज करेंगे उतनी आपकी बॉडी को इजी लगेगा। और जब आप स्प्रिंट करते हैं, तेज भागते हैं, आपकी ऑटोमेटिकली बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। और एक मोशन में स्ट्रेच होना और खड़े होकर स्ट्रेच करना, बहुत फर्क है। ओके। तो आपको क्या लगता है फिर वार्म अप में डायनामिक स्ट्रेचिंग करना जरूरी है?
डायनामिक स्ट्रेचिंग क्या है? डायनामिक जो स्ट्रेचिंग, मूवमेंट मूवमेंट वाला स्ट्रेचिंग। मूवमेंट स्ट्रेचिंग, वही भी तो मैं भी तो जानना चाहता हूँ कि वो मूवमेंट स्ट्रेचिंग क्या है। जितनी भी स्ट्रेचिंग मैंने देखी है वो मूवमेंट स्ट्रेचिंग एक ही जगह पे खड़े होकर होती है। देखिए, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप अपने रिलीज कीजिए। मेरे हिसाब से सिर्फ फेशिया रिलीज आपकी बॉडी को बहुत आराम से खोलेगा। अगर आप फेशिया रिलीज कर रहे हैं, आप, मैंने 3 साल हो गए, मैंने स्ट्रेचिंग को हाथ नहीं लगाया है। मैं स्ट्रेचिंग बिल्कुल नहीं करता है। बट अगर आप मुझे ये बोलेंगे कि रजत यहाँ से उठ के आप स्प्रिंट भागिए, तो मैं 100% एफर्ट से स्प्रिंट भाग सकता हूँ आज की डेट में, अभी भी। बट ये ओके। क्या हर बंदे की बॉडी इस तरीके से रेडी है स्प्रिंट मारने के लिए? तो ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके सामने शेर आ जाए तो आप शेर को ये नहीं बोलेंगे भाई तू वेट कर मुझे स्ट्रेच करने दे, तू वेट कर मुझे स्ट्रेच करने दे, उसके बाद तू मुझे पकड़ियो। क्योंकि ग्राउंड में जब आपके हाथ में बॉल आती है, आपको बॉल डालना है, वही सिचुएशन हाँ, आपके तभी सामने तभी भी है। बहुत बहुत फास्ट बॉलर्स टाइम लगाते हैं वो टाइम में। एग्जैक्टली बॉल आप देने सोच, के बाद स्ट्रेच करते बैठते हैं एग्जैक्टली और एक्स्ट्रा 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हो जाते हैं। मैंने कई बॉलर ऐसे देखे हैं हमारी टीम के अंदर। अगर मैं कप्तान था तो मुझे कहते थे भैया हमें 2 या 3 ओवर पहले बता दिया करो, स्ट्रेच कर लिया करेंगे। उस टाइम पे तो मुझे नॉलेज नहीं थी। तो ये चीज जानना मुझे, देखिए आप अगर खुद सोचिए बैट्समैन के लिए भी, बैट्समैन अंदर बैटिंग करने गया और वो आराम से गया अंदर बैटिंग करने, और एकदम ही पहली बारी में आपको 2 या 3 रन लगातार भागने पड़ जाएं, तो आप ये थोड़ी बोलेंगे सामने वाले को भाई मैं अभी आया हूं मुझे थोड़ी देर स्ट्रेच करने दे, थोड़ा लूज होने दे। ये नहीं हो सकता। हाँ। तो आप जितना आप रिलीज करेंगे आपकी बॉडी उतनी बेटर होती चली जाएगी। और मैंने जमीन आसमान का फर्क देखा है लोगों को, जो मेरे पास आते हैं ट्रेनिंग करने में, उनको जब ट्रेनिंग कराता हूँ, जमीन आसमान का फर्क है। और मतलब अभी सेम अगेन कूल डाउन जो है, मतलब नॉर्मली एंड जहाँ पे भी सब क्रिकेटर्स जो भी खेलते हैं इंटरनेशनल लेवल, सेम डायनामिक स्ट्रेचिंग बाद में लास्ट में कूल डाउन करते हैं। देखिए तो ये सब एक ये पार्ट है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का, जो हमें इनको सिखाया जाता है कि आपको कैसे कराना है, किस तरीके से कराना है। और वो उसी उसी प्रोसीजर से चलते हैं। जितने भी डोमेस्टिक के टॉप ट्रेनर्स हैं जो हर टीम के साथ जुड़ते हैं, उनको एनसीए में यही सिखाया जाता है और वो वही करते हैं। किसी की कोई गलती नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। मैंने एक, हमारी उत्तराखंड का एक फास्ट बॉलर था, मैं उसको हमेशा मना करता था कि आप स्ट्रेच मत करो, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। और वो तब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करता था। और अगले सीजन वो मेरे पास नी प्रॉब्लम लेकर आया और मैंने उसको यही बताया। मैंने कहा भाई मैंने तेरे को उसी टाइम बोलता था बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मत किया कर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर लिगामेंट टूटने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। मसल्स होल्ड नहीं कर पाती, कॉन्ट्रैक्ट होना उनका बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मतलब आपका कहना है कि मैच स्टार्ट होने के पहले रनिंग करके फेशियल रिलीज करना है। ओके। आपको आपको फेशियल रिलीज रात को ही करना है। अच्छा, आप जब रात को ही ग्राउंड, करना आपको रात को ही करना है। आपको सुबह जब आप ग्राउंड पे जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कोई भी, जैसे आपका घुटना है, आपको लगता है कि यार ये थोड़ा टाइट है, तो आपको घुटने से जुड़ती हुई सारी मसल्स को, चाहे वो रेक्टम फेमोरिस हो, चाहे वो आईटी बैंड हो, चाहे डक्टर हो, चाहे हैमस्ट्रिंग हो, सबको आप रिलीज आप ग्राउंड पे जाके भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद रीटेंशनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो बैंड पे करनी चाहिए हमें। उसका आइडिया बहुत लोगों को नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत डिटेल में जाना बहुत लंबा है। टाइम लग हाँ, सकता है। क्योंकि तो मेरे लिए उसके लिए खुद, मैं इतने साल खेला हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये सब नया है और मैं आपको फॉलो करता हूँ हमेशा कि आप क्या क्या करते हो, मतलब कुछ नया है। और मैं जितना, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है कि मैं जिम से ज्यादा ये ज्यादा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये टाइप का जो एक्सरसाइजेस रहता है वो मुझे पसंद आता है। क्योंकि हेवी वेट, मैंने कुछ सर्जरी के बाद बहुत हेवी वेट ट्रेनिंग किया था और ऑलमोस्ट 10 kg बढ़ गया था मेरा। तो और मैं हेवी तो भाग नहीं पा रहा, क्योंकि वो टाइम में गया था, बारिश का टाइम था, तो अभी कुछ है नहीं। वो लोग जिम कर रहा हूँ, जिम का सब फूक गया, सब लोग बोल रहे हैं, क्या बॉडी बन रहा है, आराम से और छक्का मार। कौस्तभ, और कौस्तभ यही हाल होने वाला है जब ये लड़के लॉकडाउन से बाहर आएंगे। मैं आपको हाँ। बता रहा हूँ। ये मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि इस तरीके की ये चीज हो, बट हम्म। यही होगा, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में ज्यादातर लोगों ने जिम में उसी तरीके से ट्रेनिंग की है जिसमें वर्टिकल स्ट्रेंथ उन्होंने गेन कर ली है। बट जब वो ग्राउंड पे आते ही भागेंगे या दौड़ेंगे, उनका ये चीज रोटेट करनी बंद हो चुकी होगी, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने उसको इतना कंप्रेस कर दिया होगा कहने की बात। तो इंजरीज के चांसेस अब बढ़े हुए हैं इस टाइम पे। तो हाँ। जैसे ही आएंगे, कोई सीरीज खेलेंगे, आपको इंजर्ड होते हुए प्लेयर जरूर दिखेंगे। और मेरा मेरा फियर फैक्टर यही है कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो बहुत वैल्यूएबल क्रिकेटर्स हैं इंडियन टीम में, डोमेस्टिक टीम में। हाँ। अगर वो इंजर्ड हो गए तो इंडियन टीम को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और उनको संभालने वाला कोई भी नहीं है।
तभी एनसीए से फेथ धीरे धीरे हटता चला जा रहा है, जो एक वरिंग फैक्टर है। ओके, तो फिर मैच के बाद क्या करना चाहिए? मैच देखिए, के बाद अगर आपने अपने फेशिया को अच्छा रिलीज किया हुआ है, आपने मैच खेले और आपको लगता है मसल सो रहा है, सबसे पहली चीज ये है कि आप आइस बात लीजिए। आइस बात आपको रिकवरी करता है, ठीक है। आइस बात वैसे भी हमें लेनी चाहिए, चाहे सर्दी हो गर्मी हो कभी भी हो, आपको आइस बात लेनी ही चाहिए। अगर जो लोग कहते नहीं भैया मैं आइस बात नहीं ले सकता, सॉरी, क्रिकेट खेलनी है तो आपको ये सब चीजें करनी होगी, ठीक है। रिकवरी पार्ट आपका बेसिक जो आंसर है कि रिकवरी पार्ट कैसे करना है, रिकवरी किस तरीके से करनी है, वही सेम आता है जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको अगले दिन आपकी बॉडी में सोरनेस महसूस होती है कि नहीं? तो आपको ये पता चल जाता है कि सोरनेस कहाँ हो रही है। तो आपको अपनी बॉडी का आइडिया खुद लगाना है कि बॉडी में सोरनेस ज्यादातर किस पार्ट पे आती है। उस पार्ट को आप जितना ज्यादा अच्छा रिलीज करके रखेंगे, जितना डीप रिलीज करेंगे, एक कोई ऐसा मसाजर जो अच्छे तरीके से, जिसको फेशिया को रिलीज करना आता हो, मैं मसाजर नहीं बोल रहा, मैं फेशिया रिलीज एक्सपर्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हमें सिखाया गया है कि किस तरीके से फेशिया को रिलीज करना। और मैं ये कहूंगा कि जो बंदा अपने फेशिया को खुद रिलीज कर सकता है, उसको किसी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, फेशिया रिलीज सबसे बड़ी चीज है। तो आप यही चीज कीजिए। ज्यादातर लड़के क्या करते हैं, मैच खेलने के बाद भी जिम में जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें स्ट्रेंथ को गेन करना है, और वो रिकवरी, कुछ तो रिकवरी ट्रेनिंग नाम दिया है, वो रिकवरी ट्रेनिंग। कंफ्यूज है यहाँ पे। आप देखिए, मेन चीज है वाई। वाई का जवाब नहीं है किसी के पास। तो वाई, मैं आपको, एफपी में क्या है कि आपको हर एक्सरसाइज पे वाई का जवाब है। आप किस लाइन को टच कर रहे हैं। बॉडी में इतने मेरिडियंस रन करते हैं कि एक एनाटॉमी ट्रेन की किताब है जो मैं कहूंगा कि हर ट्रेनर को पढ़नी चाहिए। उसमें लाइंस हैं बॉडी के अंदर, और वो लाइंस क्या है, कैसे स्टार्ट होती है, कहाँ खत्म होती है, और उस हिसाब से आपकी बॉडी मूव करती है तो वो लाइन वर्क करती है, और उसके हिसाब से एक्सरसाइजेज होंगी। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे जाएंगे तो आप ज्यादातर देखेंगे मैं लिखता हूँ लैटरल लाइन है, फंक्शनल लाइन है, स्पाइरल लाइन है। मैं ये वर्ड जरूर कई बार इस्तेमाल करता हूँ, ताकि मैं उन लाइंस पे काम करता हूँ। तो ये टेक्निकल चीज है, तो उसके लिए जानने के लिए ट्रेनिंग करनी बहुत जरूरी है, उस तरीके की, उसको समझना जरूरी है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, ये किसी को पता नहीं था और इसलिए मुझे ये इंस्टा लाइव बहुत जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि मुझे तो इसमें इंटरेस्ट था ही, पर जो क्रिकेटर्स खेलते, जो भी फॉलो करते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मुझे लगता है कि फंक्शनल पैटर्न आगे, बहुत आगे जाएगा। क्या अभी आप 2-3 लोग ही है बस, बाकी मुझे लगता है कि आगे भी बहुत सारे आएंगे। एक और कौस्तव, एक क्वेश्चन आया है मेरे सामने, मैं इसको पढ़ना हाँ, चाहूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक शिवांग, इनका नाम है शिवांग श्रीवास्तवा, इन्होंने पूछा है सर विराट कोहली भी तो करता है जिम हाँ, मैचेस के बाद, उसने खुद बोला। देखिए, अगर विराट कोहली कल को फंक्शनल पैटर्न करना स्टार्ट कर देगा तो सब फंक्शनल पैटर्न करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, विराट कोहली करता है, बट इंडियन टीम में बहुत प्लेयर्स इंजर्ड भी होते हैं, तो क्या उसका ब्लेम हम विराट कोहली को दें? आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप भेड़ चाल में मत चलिए। जो हमारे टॉप क्रिकेटर्स कर रहे हैं वो उनका तरीका है करने का। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो एक्सरसाइजेस करते हुए बाद में जब वो खेले हैं वो इंजर्ड हुए हैं। तो विराट कोहली को सब फॉलो करते हैं, सोचते हैं कि वो फॉर्मूला हमें अपनाना चाहिए। ऐसा चीज नहीं हो सकती। क्या सचिन तेंदुलकर का फॉर्मूला क्या किसी को लग सकता है? नहीं लग सकता, क्योंकि सबकी हर बॉडी बंदा अलग अलग है। सबकी बॉडी अलग है, बट ह्यूमन बॉडी है, एनिमल हाँ, बॉडी नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारी ह्यूमन बॉडी और हम एनिमल टाइप ट्रेनिंग करते हैं। समझ रहे हैं आप? तो यंग यंग क्रिकेटर सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करते हैं। मैंने बहुत हाँ, देखा था, 90% लोग सिर्फ बॉडी बिल्डिंग, बाइसेप्स बनाएंगे, बाद में कॉलर बनाएंगे, मतलब जरूरत नहीं है जो चीज वो बनाते जाते देखिए कौस्तभ, पता क्या है, हैं। ये लोगों को सिर्फ ये लगता है कि जिम में जाके लोग फिटनेस को गेन कर सकते हैं। ये बहुत गलत थिंकिंग है हमारे यहाँ पे। हम कैसे इंप्रूव करेंगे, ये सिर्फ जिम या फिटनेस से नहीं है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं अगर आपको फिट होना है तो। आप जब भी फिटनेस करते हैं आपको बेटर मूवर बनना है, मतलब आप अच्छा मूव कर सकें फील्ड के अंदर। अजाइल से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भागें तो आपके हैमस्ट्रिंग पुल हो जाए, आप शॉट मारें तो आपका घुटने में दर्द हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। और वो तभी पॉसिबल है जब आपकी ट्रेनिंग आपकी क्रिकेट से रिलेट करेगी, आपकी मूवमेंट से रिलेट करेगी। तो बहुत लोग उन चीजों के पीछे भागते हैं। अगर आप
किसी भी डोमेस्टिक टीम का विटामिन D3 और B12 का टेस्ट कराएंगे ना, सबका बहुत लो आएगा। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि इम्यूनिटी का ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था जो अभी भी मार्केट के अंदर बहुत पॉपुलर है। क्या विटामिन डी जिनकी लो होती है उनकी इम्यूनिटी लो होती है? हाँ जी, लो होती है। इसीलिए हमारे यहाँ पे जब भी लास्ट ईयर उत्तराखंड के कितने प्लेयरों का विटामिन D3 टेस्ट हुआ था, सबका लो था। क्यों लो था? क्योंकि जब आप धूप में जाते हैं तब आप अपने आप को कवर कर लेते हैं। सबने दाढ़ी बनाई हुई है, सब सनग्लासेस पहनते हैं और सब हैट पहन लेते हैं और जिंक क्रीम या सनस्क्रीन लगा लेते हैं। तो आप मुझे बताइए, सन का कौन सा पार्ट है? सन किस पार्ट, बॉडी के किस पार्ट पे लग रहा है? ऊपर से फुल स्लीव डालते रहते, एल्बो गार्ड भी डालते हैं खास कर। एग्जैक्टली, मैं वही तो कह रहा हूं। तो फिर आपको D3 नहीं मिल सकता। आप जो नेचुरल चीज से D3 ऑब्टेन करते हैं वो विटामिन और सप्लीमेंट से नहीं कर सकते, क्योंकि सप्लीमेंट्स के थ्रू हमारे लिवर एब्जॉर्ब नहीं करता। ये सब चीजें जानने के लिए ना बहुत डीप जाना पड़ता है। तो मैं ये कहूंगा कि सिर्फ आप जिम को ही मत देखिए यार। जो चीज आपने ग्राउंड पे करनी है, आप ग्राउंड पे करने की कोशिश कीजिए। इसलिए पुराने क्रिकेटर्स नेट में बॉल डालना पसंद करते थे, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी बॉडी एडजस्ट हो जाती थी, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन। मैंने देखा है कि पुराने जमाने वाले बॉलर्स बहुत प्रैक्टिस करते थे। जो अभी का जो क्रिकेट आया है उसमें कैसे बोलते कि इतना ही बॉल डालना है, 4 ओवर ही डालना है, 6 ओवर ही डालना है। फियर फैक्टर है। फियर फैक्टर इस वजह से है क्योंकि फियर फैक्टर है कि आपने ज्यादा नेट में बॉल नहीं डालनी है, आपने डोमेस्टिक के मैचेस ज्यादा नहीं खेलने हैं। अगर आप इंडिया से नीचे आए हैं, आपको डोमेस्टिक खेलने का मौका मिल रहा है, आप नहीं खेल सकते हैं क्योंकि आपको रेस्ट दिया गया है, आप रिहैब पीरियड में चल रहे हैं। यही चीज है, क्योंकि फियर फैक्टर है कहीं इंजर्ड हो जाएगा तो हम एक्सपोज ना हो जाए, और कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि आफ्टर दिस सेशन सब लोग रिसर्च करना चालू करेंगे ह्यूमन बायोमैकेनिक्स के बारे में और फंक्शनल पैटर्न के बारे में। देखिए, बहुत डीप है ये सब चीजें। रिसर्च करने पे भी आपको ये इस कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि मैं इस कॉन्सेप्ट के थ्रू निकल चुका और मैंने काफी लोगों को ये बताया है। बट वही बात है ना कि मैं उठ के किसी के पास नहीं जा सकता, लोगों को मेरे पास आना पड़ेगा समझने के लिए। वो तो है ही। हाँ, तो जो लोग आए हैं, या तो उनके लिए ऐसा हो गया कि यार ये तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम छोटा रास्ता अपनाते हैं, हम वही चीजें करते हैं जो हम करते आए हैं, और फिर वही इंजर्ड होते हैं, फिर से वही चीजें होंगी। और एक क्वेश्चन, minimum minutes of practice do you recommend per day for fast bowling? How many minimum minutes of practice do you recommend per day for the fast bowling? See, first of all, अगर आप फास्ट बॉलर हैं तो आप सबसे ज्यादा क्या करते हैं एज अ फास्ट बॉलर? वो ये कि आपका भागना बहुत जरूरी है। या तो फिर आप ये 3-4 कदम के बॉलर हो जो आप 3-4 कदम से ही मीडियम पेस डालते हो मेरी तरह, जबकि मेरा पहले रनअप बहुत लंबा होता था। तो आप कितने आपको स्प्रिंट्स जितने ज्यादा हो सके वो बात मारने बहुत जरूरी है। तो आप ये देखिए कि अगर आप फास्ट बॉलर हैं तो आप हर रोज बॉल डालें, उससे भी काम नहीं बन सकता। मेरा ये मानना है कि आप हफ्ते में 1 या 2 बार बॉल डालें, बट आप जो रनिंग है उसको ना छोड़ें। जिम से ज्यादा आप रनिंग पे जरूर ध्यान दीजिए, भागने का तरीका बहुत बेटर होना चाहिए, और फंक्शनल पैटर्न को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, उस कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आने वाला फ्यूचर आप इस चीज से आपको ये चीज अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसमें सेंस है, इसमें लॉजिक। ओके। मुझे एक क्वेश्चन था कि नॉर्मली हमारा प्रैक्टिस जो भी है, इवन स्टेट्स का भी, हम मुंबई का भी प्रैक्टिस हफ्ते में 4 दिन तो होता ही है। तो वो में फास्ट बॉलर्स को इम्पोर्टेंट है 4 दिन बॉल। देखिए, मेरे लिए फास्ट बॉलर्स का काम है मैच में बॉल डालना, और वो मैच में किस तरीके से बॉल डाल रहे हैं, कब, जब तक वो 100% दे रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर मेरे लिए फास्ट बॉलर का इंपॉर्टेंट ये है कि वो सीजन के सारे मैचेस खेले बिना इंजरीज के हुए, बिना इंजर्ड हुए। ज्यादातर फास्ट बॉलर्स आपको दिखेंगे, जब वो आते हैं आपको दिखेगा वाह यार बड़ा फिट लग रहा है यार, क्या बॉडी बना ली हो, 8 एब्स, 6 एब्स, 7 एब्स, क्या बात है यार। तो आपको लगता है कि वो सुपर फिट है दिखने में, और इस साल तो बट 1 मैच 2 मैच के बाद वो इंजर्ड हो जाता है। आप हर डोमेस्टिक क्रिकेटर, हर डोमेस्टिक टीम में, हर क्रिकेटर में देखिए, आप हर टीम में आपको 1 या 2 फास्ट बॉलर इंजर्ड दिखेंगे। फेमस फास्ट बॉलर्स यार जो इंडिया के टैलेंट थे यार, वो अभी तक इंजरी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। नागरकोटी और शिवम मावी, वो फ्यूचर था इंडिया का। अब आने वाले टाइम पे अगर हमारे नीचे से ऐसे फास्ट बॉलर्स इंजर्ड होंगे तो फिर कौन उनका देखभाल करेगा? क्रिकेट ना खिलाना इज नॉट एन ऑप्शन।
क्योंकि ज्यादातर लड़के इस फियर फैक्टर में डोमेस्टिक सीजन नहीं खेलते क्योंकि आईपीएल सामने खड़ा होता है, हाँ तो वो चीज एग्जैक्ट। उसकी ऑप्शन नहीं है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है एनसीए को समझना बहुत जरूरी है। एनसीए के जो टॉप हैं ऑफिशियल्स हैं, उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें क्या चीज डालनी चाहिए जिससे इस चीज को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मिले। तो मेरा ये मानना है कि अगर एज अ फास्ट बॉलर अगर आप हो तो आप मैच में 100% दे सके। नेट में आप चारों दिन प्रैक्टिस और चारों दिन आप बॉल डाल रहे हैं, नहीं, मेरे हिसाब से ये चीज नहीं चलनी चाहिए। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक का क्वेश्चन है प्रसाद का, व्हाई आर यू नॉट स्टार्ट टीचिंग बायोमैकेनिक्स इन इंडिया एज फ्रैक्शनल functional pattern fees not feasible as well as you can ask functional pattern from India? मुझे कुछ समझा नहीं, आपको कुछ समझा तो ठीक है। हाँ, मेरे को ये समझ में आया कि आप क्यों नहीं बायोमैकेनिक्स सिखाते। देखिए, अगर आपको ये लगता है कि बायोमैकेनिक्स बहुत आसान है, अगर आपको ये लगता है कि ह्यूमन बॉडी बहुत आसान है, वो आसान नहीं है। इसको सिखाया नहीं जा सकता। इसको सिर्फ यही है कि आप इसको ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो वो आपकी डिसफंक्शंस को निकाल के आपके अंदर आपकी प्रॉब्लम्स को निकाल के ठीक तरीके से आपको ट्रेन किया जाए। तो मैं खुद एक अगर बायोमैकेनिक स्पेशलिस्ट हूँ तो मेरे को सीखने में टाइम लगा है, तो मैं किसी को सिखाऊंगा तो उसमें टाइम लगेगा। और फीस फिजिबल नहीं है तो यही बात है ना, मैंने इन्वेस्टमेंट अपने अंदर खुद किया। मैंने किसी बीसीसीआई से या मैंने डीडीसीए से ये नहीं कहा कि भैया मुझे स्पॉन्सर करो, क्योंकि मुझे पता है कोई नहीं करेगा। क्योंकि आउट ऑफ द वे अगर आपको चलना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, तो आउट ऑफ द वे इन्वेस्टमेंट भी आपको जाके करनी पड़ेगी। और उसका फायदा मुझे आगे हो या ना हो उससे मुझे मतलब नहीं है, बट मुझे ये पता है कि मेरी नॉलेज बढ़ेगी तो आगे चल के अगर किसी को भी काम आएगी तो मेरा मेरा हर चीज सफल है मेरे लिए। ग्रेट ग्रेट। तो हम अभी थोड़ा रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं अभी, तो आप रेडी हो? हाँ हाँ, मैं रेडी हूँ। मैंने अपनी पोजीशन बदल ली, देखिए आप। ओके, आपका फेवरेट बैट्समैन? सचिन तेंदुलकर। फेवरेट बॉलर? फेवरेट बॉलर सोचने में पड़ जाता है, बट जहीर खान मेरा फेवरेट बॉलर सही लिखा। ग्रेट। है। और ऑलराउंडर? ऑलराउंडर जैक कैलिस। जैक कैलिस। क्या आपका इंस्पिरेशनल कौन था पहले बचपन में? ये बचपन में मैं अपने ब्रदर को ही फॉलो करता था, क्योंकि वो उसने क्रिकेट खेलनी मुझे सिखाई। तो अच्छा। मैं, हाँ, तो उससे मुझे काफ़ी वो मिली। तो मैं तभी क्रिकेट के अंदर आया, क्योंकि ब्रदर को देख के। ओके, आपका फेवरेट फूड? फेवरेट फूड होम फूड, चाहे वो कुछ भी हो, कोई होम प्रॉब्लम फूड। नहीं है। हाँ, होम फूड। ग्रेट ग्रेट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए कि फूड घर का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल के बच्चे लोग को हफ्ते में एक बार पिज्जा, बर्गर ये सब चालू रहता है। देखिए, आप रैपिड फायर में हो तो मैं बताऊंगा कि मैं ग्रेन्स नहीं खाता। मैं ग्रेन्स अवॉइड करता हूँ, ग्रेन्स क्योंकि नहीं मुझे, खाते? मैं ग्रेन्स नहीं खाता। मैं सिर्फ, अगर ग्रेन्स में एक ही चीज़ है जो वाइट राइस जो ग्लूटेन फ्री है, मैं वो खाता हूँ। बाकी मैं ओके। ग्रेन्स नहीं खाता, क्योंकि मुझे इतना, मैं सिर्फ एक टिप देना चाहूंगा कि जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं, कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट तभी होता है जब आपके स्टमक में ब्लोटिंग नहीं होती है। तो इंट्रा ग्लूटेन नहीं एब्डोमिनल होता? प्रेशर, ग्लूटेन नहीं होता है। तो ग्लूटेन अच्छा। को अवॉइड कीजिए, तो आपके इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर आप क्रिएट कर पाएंगे। जैसे फर्ज करो मैं आपको कोई भी एक्सरसाइज कराऊंगा, बट आप अपने एब्डोमिनल पावर को क्रिएट नहीं कर पा रहे, तो आप एक्सरसाइज को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं ग्रेन नहीं खाता, और जब मैंने उसको खाना छोड़ा तो मेरा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो गया। और मैं आपको भी एक टिप दूंगा कि डोंट अवॉइड ग्रेन्स एज मच एज यू कैन। आपको बताना चाहूँ कि मैं भी मेरा डाइट भी मोस्टली ग्लूटेन फ्री डाइट है, तो मैं मैं भी। भी पनीर भी खाता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल है, वंस इन अ वाइल चलता है, बट हाँ। पिज्जा बर्गर तो बहुत दूर दूर तक जी मैं। ओके, आपका फेवरेट ड्रिंक? मेरा फेवरेट ड्रिंक, मेरी फेवरेट ड्रिंक वाटरमेलन जूस कह लीजिए। ओके, आपका फेवरेट इनिंग्स कौन सा था आपका खुद का? मेरा फेवरेट इनिंग जो मैंने फाइनल में 100 बनाया था दिल्ली के लिए। ऑब्वियसली। और बॉलिंग में? बॉलिंग में मैंने महाराष्ट्र के अगेंस्ट 5 विकेट लिए थे। रणजी और ट्रॉफी? रणजी ट्रॉफी उस मैच में मैंने 100 रन भी बनाए थे और 5 विकेट लिए थे। तो अच्छा। तो वो ग्रेट पांच मैच विकेट मेरे आपके। लिए, हाँ, वो एक ही फर्स्ट क्लास में मेरी 5 विकेट हॉल है, क्योंकि सहवाग वो वाला मैच खेल रहा था और उसने एक चीज रखी थी कि भाई जो भी ये 100 रन बनाएगा और 5 विकेट लेगा उसको ओखली मिलेगी। अच्छा। और
और मैंने दोनों काम किए थे एक ही तो मैच में। दो 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 मिले। देखिए जी, वो कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते थे, एक ले लीजिए, दो ले लीजिए, तीन ले लीजिए, आप अच्छा खेलेंगे तो वो अपने आप ही दे देते थे। ओके ओके ओके। तो आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है? मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन यूनाइटेड किंगडम। मैंने बहुत इंजॉय किया वहाँ पे एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। और कितने साल खेले हो आप? मैं 7-8 साल खेला हूँ। 7-8 साल, ओके। मुझे भी अभी 5 साल हो गए, पता नहीं और कितने साल खेले होंगे। अरे नहीं नहीं, अच्छी बात है। एक एक एज होनी चाहिए हर बंदे की जाने की, और मेरे ख्याल से जाना भी चाहिए, क्योंकि आप प्रोफेशनल, आपको सीखने को मिलता है। हाँ, मैं बहुत सीखा हूँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए, मैं बहुत सीखा हूँ उधर जाके। बहुत सीखे। और आपका एक्सपीरियंस क्या यूके का? मतलब वहां पे हम अकेले रहते हैं, आप किसी के साथ थे वहाँ? देखिए, मैं 2 साल तो अकेला रहा। फिर मैं तीसरा साल लकीली मैं 2 हफ्ते के लिए गया, क्योंकि वापस आना पड़ा, इंडिया ए में सिलेक्शन हो गया था। हम्म। उसके बाद मेरी शादी हो गई थी, तो हमेशा वाइफ के साथ जाना पड़ा। हम्म। तो फिर मैं अकेला सिर्फ 2 साल रहा हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है जब आप अकेले होते हैं और अकेले रहते हैं, तब बहुत आपके कुछ। पास आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तो आपके पास सीखने का मौका बहुत होता है। हम्म। तो कई लोगों के पास सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि वो शादी के बाद भी उनको, मेरे ख्याल से, अकेला काफ़ी टाइम रहना पड़ता है वहाँ पे। बहुत सारे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स अभी भी जाते हैं। बट हम्म। मैं कहूंगा कि हर बंदे को जाना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म आता ही कई जगहों पे है जहाँ पे आपके सर पे जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप प्रोफेशनल नहीं बनेंगे। और मेंटली स्ट्रांग भी हो जाएंगे, मतलब आपको आपके साथ ऑर्डिनरी प्लेयर्स रहते हैं, कोई ब्रिलियंट नहीं रहता है, तो आप अगर बैट्समैन हो तो आपको ही करना है, बॉलर हो तो भी आपको ही करना है। और और ऊपर से कौन आप तो पता है, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है कि आप फैमिली से अलग हो, 5 महीने के लिए रहोगे। और बिल्कुल, वो टाइम बहुत डिफिकल्ट रहता है। मेंटली स्ट्रांग एक ऐसी चीज है जो नॉर्मली जब आप परफॉर्मेंस देते हैं, और आप ऐसी सिचुएशन से कभी किसी को बाहर निकालते हैं अपनी टीम को, जो वो बहुत ऐसी फंसी हो, तब आप हम्म। मेंटली स्ट्रांग होते चले जाते हैं। जब आप कंसिस्टेंटली वो काम करते हैं, कंसिस्टेंटली आप बॉलिंग में, बैटिंग में, जब मैं वहां पे था तो मैं एक न्यूपोर्ट क्रिकेट क्लब है वहां, उनसे खेलता था। और मेरे सामने ऐसी सिचुएशन बहुत बार आती थी, तो जब मैं उनके लिए ऐसा करता था तो मैं मेंटली स्ट्रांग होता चला गया। तो वो एक हैबिट सी बन जाती है, और आपको पता होता है कि आप कर सकते ओके, तो आज यहाँ पे ही खत्म कर देते हैं। थैंक्स रजत भाई फॉर हैं। थैंक यू कमिंग सो मच। लाइव। थैंक डेफिनेटली यू सो ये मच। सबको हेल्प हुआ रहेगा कि सब लोग एक नया कुछ सीखने मिला है लोगों को। अभी सब लोग रिसर्च करेंगे, और उसमें से मुझे लगता है कि बहुत लोग आपको मैसेज करके पूछेंगे कि क्या होता है, और ट्राई करेंगे सीखे। और क्रिकेट नहीं, क्रिकेट से बहुत लोग ने आपको फॉलो किया है, और आप तो थे ही, मतलब जितने भी आईपीएल हुए उसमें एक ही बॉलर ऐसा था कि जो स्लो डाल के भी इतने साल खेला। नॉर्मली अभी मुझे नहीं लगता कोई ऐसा खेला रहेगा। तो अगेन थैंक्स फॉर कमिंग, और होप व्यूवर्स को मजा आया रहेगा। ये सेशन समथिंग डिफरेंट था, क्रिकेट प्लस फिटनेस, और बहुत थैंक कुछ यू। नया मिला मुझे प्लस सबको। तो अगेन थैंक यू। थैंक यू सो मच दोस्तों। टेक केयर। थैंक यू।